नमस्कार, इनसाइड आउट में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात उस हमले की जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में भूचाल ला दिया है। ईरान इजराइल हमले में अमेरिका ने डायरेक्ट एंट्री मार ली है। बीते दिनों अमेरिका ने ईरान में जबरदस्त हमले किए। इनसाइड आउट में बात करेंगे ईरान इजराइल में मचे संघर्ष और अमेरिका के तबाही वाले हमले की। इनसाइड आउट में आज बात होगी ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों के मकसद की। ईरान इजराइल युद्ध से आखिर अमेरिका कौन सा हित साध रहा है? डोनाल्ड ट्रंप को इस युद्ध से क्या मिलने वाला है? आखिर क्यों ईरान और इजराइल एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं? ईरान और इजराइल का इतिहास कहता क्या है? इन तमाम मुद्दों पर रहेगी नजर और साथ ही साथ देंगे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। सबसे पहले आपको ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की पूरी कहानी बताते हैं। 21 और 22 जून 2025 को दुनिया की निगाहें एक बार फिर पश्चिमी एशिया पर टिक गई, जब अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए। इस हमले को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया। हमले का समय ईरानी स्थानीय समय अनुसार 22 जून की सुबह करीब 2:30 बजे था। अमेरिका B-2 स्टेल्थ बम वर्षकों ने ईरान के फोर्डो, नताज और इस्फहान स्थित गुप्त परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने कुल 14 GBU-57 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए, जो जमीन के अंदर तक छिपे हुए ठिकानों को भी नष्ट करने का दम रखते हैं। इसके साथ ही टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें भी अमेरिकी पनडुब्बी से दागी गई। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इन हमलों में ईरान को जबरदस्त नुकसान हुआ और परमाणु क्षमताओं को पूरे तरीके से तबाह कर दिया गया। अमेरिका के रक्षा सचिव ने इस ऑपरेशन को साहसी और शानदार बताया है। हालांकि ईरान की ओर से अलग ही तस्वीर पेश की गई। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि नुकसान बेहद सीमित है और ज्यादातर संवेदनशील सामग्री को पहले ही हटाया जा चुका था। ईरानी मीडिया ने यह भी दावा किया है कि कुछ मिसाइल्स को उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने रोका और कई बम पहले ही नष्ट कर दिए गए। अमेरिकी हमले के कुछ ही घंटों के भीतर ईरान ने भी पलटवार किया। 22 जून की शाम ईरान ने इजराइल के 4 शहरों हाइफा, तेल अवीव, नेस जियोना और बेयर याकोव पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने लगभग 30 बैलिस्टिक मिसाइलें और कई कामिकाजी ड्रोन इजराइल की ओर दागे। इनमें से कई मिसाइलों को इजराइल की आयरन डोम रक्षा प्रणाली ने हवा में ही नष्ट किया, लेकिन कुछ मिसाइलें आबादी वाले इलाकों तक भी पहुंची। इस हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। इजराइल सरकार ने इसे सीधी युद्ध की कार्रवाई बताया और देश भर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। रिहायशी इलाकों में बंकर खोल दिए गए हैं और सैन्य बलों को पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। पिछले साल अप्रैल 2024 में इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट को निशाना बनाया था। इस हमले में कई ईरानी सैन्य अधिकारी मारे गए। हमले में ईरान तिलमिलाता हुआ दिखा। इस दौरान इजराइल ने तर्क दिया था कि ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम उसके लिए अस्तित्व का खतरा थे। इजराइल इससे पहले भी कई बार ईरान के परमाणु प्रोग्राम के नाम पर उस पर हमला कर चुका है। 13 जून 2025 शुक्रवार को इजराइल ने ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला कर भारी नुकसान पहुंचाया। इसे ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया गया। इजराइल की वायुसेना ने ईरान के 2 न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया और तेहरान के आसपास मौजूद 6 सैन्य ठिकानों पर भी हमला कर दिया। इस अटैक में ईरान के कई टॉप कमांडर्स समेत 10 से ज्यादा वैज्ञानिकों की मौत हो गई। मरने वालों में ईरान एयर एंड एरोस्पेस फोर्स कमांडर अमीर अली हाजी जादेह, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख हुसैन सलामी, ईरानी रक्षा निर्माण प्रमुख खातम अल अंबिया के सरदार रशीद, ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी और परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर फैयुद्दीन अब्बासी समेत डॉक्टर मोहम्मद तेहराची शामिल थे। इजराइल के इस हमले से बौखलाए ईरान ने अगले कुछ घंटों में ही पलटवार करते हुए तेल अवीव पर 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया। हालांकि इन हमलों से इजराइल को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इजराइल की सुरक्षा प्रणाली ने ईरान के ज्यादातर ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर इजराइल के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही हवा में मार दिया। 13 और 14 जून की रात
ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इनमें से ज्यादातर को तो इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर हवा में ही मार गिराया, लेकिन कुछ मिसाइल्स तेल अवीव और आसपास के इलाकों में जा गिरे। इन मिसाइल्स से इजराइल के रमात गन और रिशोन लेजिओन समेत कई शहरों को नुकसान पहुंचा। ईरान की ओर से रिहायशी इलाकों में हुए इस हमले का इजराइल ने जवाब दिया। इजराइल ने इराक के खिलाफ अपने ऑपरेशन को और बड़ा करते हुए हमले तेज कर दिए। इजराइल ने ईरान के दक्षिण पारस गैस फील्ड, शहरान ऑयल डिपो, तेहरान के पास की रिफाइनरी और मेहराबाद एयरपोर्ट जैसे ठिकानों पर हमले किए। 15 जून 2025 रविवार को इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान के कई सरकारी मंत्रालयों जैसे विदेश मंत्रालय, खुफिया मंत्रालय, पुलिस मुख्यालय पर हमला किया। इतना ही नहीं, इस्फहान स्थित एक मिलिट्री बेस और मशहद में एक हवाई ईंधन भरने वाले विमान पर भी हमला किया गया। इस दौरान ईरान भी चुप नहीं रहा। ईरान ने भी इजराइल को जवाब देते हुए उत्तरी इजराइल के कई इलाकों पर हमले किए। 16 जून 2025 ईरान ने इजराइल के हाफिया शहर स्थित एक तेल संयंत्र पर हमला किया। विदेशी मीडिया के सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई कि इजराइल के 30 से ज्यादा ठिकानों पर ईरान की मिसाइलें गिरी हैं। इजराइल का उदय तो करीब 7 दशक पहले ही हुआ है, लेकिन ईरान का इतिहास सदियों पुराना है। अक्सर जब किसी को हमारा कहा कुछ समझ नहीं आता तो हम क्या कहते हैं, यही ना कि क्या मैं फारसी बोल रहा हूं। दरअसल इस सेंटेंस का इस्तेमाल हमने यहां इसलिए किया ताकि आपको ईरान के इतिहास से सीधा जोड़ा जा सके। ईरान को पहले फारस नाम से जाना जाता था, जिसे इंग्लिश में पर्शिया कहा गया। फारसी यहीं की भाषा थी। आज से करीब 2500 साल पहले, यहां करीब 550 ईसा पूर्व, इस पर्शिया में साइरस महान का अकेमेनिड साम्राज्य हुआ करता था। इस साम्राज्य की सीमा भारत से लेकर मिस्र और यूनान तक फैली हुई थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता था। इसमें मानवाधिकार की शुरुआत भी हुई। 7वीं सदी में अरबों ने फारस पर हमला किया, जिसके बाद ईरान में इस्लाम धर्म आया और लोगों ने इसे अपना लिया। ईरान में शिया इस्लाम ज्यादा लोकप्रिय हुआ, जबकि बाकी अरब देशों में सुन्नी इस्लाम प्रमुख था। ईरान में सफवी, काजार और पहलवी वंश का राज हुआ करता था। इनमें सफवी वंश ने 1501 से 1736 तक ईरान पर राज किया। इस वंश ने शिया इस्लाम को ईरान का सरकारी धर्म बनाया। इसके बाद काजार वंश ने 1925 तक यहां शासन किया। इस दौरान ईरान पर विदेशी शक्तियों जैसे रूस, ब्रिटेन, इन देशों का दबदबा बढ़ता हुआ नजर आया। 1925 से 1979 तक पहलवी वंश ने ईरान पर राज किया। इस काल में देश आधुनिक बना, लेकिन तानाशाही बढ़ी। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति आई, जिसमें देश की दिशा और दशा दोनों बदल दी। 1979 में आवाम ने राजशाही के खिलाफ आंदोलन किया। आयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में राजा को सत्ता से हटा दिया गया। इसके बाद ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बना। ईरान में अब लोकतंत्र नहीं, बल्कि धार्मिक नेताओं का शासन है। 1980 से 1988 में ईरान और इराक के बीच बहुत भयंकर युद्ध भी हुआ। 8 साल तक चले इस युद्ध में लाखों लोगों की जान गई और देश आर्थिक रूप से प्रभावित रहा। साल 2000 के बाद ईरान ने परमाणु कार्यक्रम शुरू किया, जिससे अमेरिका और इजराइल नाराज हो गए। आज का ईरान ताकतवर तो है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर है। महिलाओं के अधिकार सीमित रह चुके हैं। पश्चिमी देशों से तनाव बना रहता है। इजराइल और अमेरिका से मुकाबले की स्थिति लगातार बनी रहती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इजराइल की। साल 1948 दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन पश्चिमी एशिया में एक नया भूचाल तब आया जब इजराइल नाम का एक यहूदी देश दुनिया के नक्शे पर उभरा। ईरान शुरुआत से इजराइल का विरोधी रहा। उसने इजराइल को मान्यता तक नहीं दी थी। 1000 साल पहले जब इजराइल ये नाम अस्तित्व में आया था, तब यह क्षेत्र कनान कहलाता था। इस इलाके में यहूदी धर्म के लोग रहते थे। 1000 ईसा पूर्व राजा डेविड और उनके बेटे
सोलोमन ने यरूशलेम में यहूदी राज्य बसाया। समय के साथ इस इलाके पर कई हमले हुए। इस पर कभी मिस्र, कभी फारस, कभी यूनान और फिर रोमन साम्राज्य ने कब्जा भी किया। रोमन के शासन के दौरान यहूदियों को देश तक छोड़ना पड़ा। इसके कई साल बाद तक यहूदी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहे। साल 1800 में जब यूरोप में यहूदी लोगों पर अत्याचार बढ़ा तो यहूदियों ने अपने पुराने देश लौटने की योजना बनाई। इसे जायनिज्म या यहूदी आंदोलन कहा गया। पहले विश्व युद्ध के बाद यह इलाका ब्रिटेन के नियंत्रण में आया। तब यहूदी और अरब दोनों इसे अपना देश मानते थे, जिससे झगड़ा शुरू हुआ। दूसरे विश्व युद्ध में नाजियों ने यहूदियों पर ऐसा जुल्म ढाया कि दुनिया भर में इनके लिए सहानुभूति जगी। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने यहूदियों पर ऐसे अत्याचार किए कि पूरी दुनिया को इसने झकझोर कर रख दिया। लाखों यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप में कैद किया गया, गैस चैम्बर्स में मार दिया गया और उनकी सांस्कृतिक पहचान को मिटाने की पुरजोर कोशिश की गई। इस भयावह नरसंहार को तब हॉलोकास्ट कहा गया। इस अमानवीय बर्ताव के चलते पूरी दुनिया यहूदियों के समर्थन में एकजुट हुई, जिसने 1948 में इजराइल के रूप में एक देश का ब्लूप्रिंट तैयार किया। 14 मई 1948 ये वो तारीख थी जब संयुक्त राष्ट्र की ओर से इजराइल एक यहूदी देश के रूप में बना दिया गया। हालांकि मिडिल ईस्ट के देशों को यह फूटी आग नहीं सुहाया और इसके तुरंत बाद अरब देशों यानी कि मिस्र, सीरिया, जॉर्डन और इराक ने इजराइल पर हमला किया, लेकिन इजराइल बचा रहा। 1948 के बाद कई युद्ध हुए। 1967 में 6 दिन चले युद्ध में इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा, गोलन हाइट्स और पूर्व यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। 1973 के यौम किप्पुर युद्ध में अरब देशों ने फिर हमला किया, लेकिन इजराइल ने डटकर मुकाबला किया। गाजा और वेस्ट बैंक में रहने वाले अरब लोग खुद को फिलिस्तीन कहते हैं। वे अपना अलग देश भी चाहते हैं। इसी वजह से आज भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच झगड़े होते रहते हैं। आज का इजराइल परमाणु संपन्न देश है। दुनिया के विकसित और शक्तिशाली देशों में इजराइल की गिनती लगातार होती है। खासकर साइंस, टेक्नोलॉजी और सैन्य मामलों में इजराइल का कोई सानी नहीं। ईरान और इजराइल के वर्तमान संबंधों से इतर दोनों देशों में अनसेड फ्रेंडशिप भी रही है। 1948 में जब इजराइल बना तब भले ही ईरान ने उसे मान्यता नहीं दी, लेकिन 1950 के दशक से ईरान और इजराइल में दुश्मनी भी नहीं रही। ईरान ने 1950 में इजराइल को अवैध रूप से लेकिन व्यवहारिक रूप से मान्यता दी। उस समय ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सत्ता हुआ करती थी, जो पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका के बहुत करीबी माने जाते थे। अमेरिका की तरह ही शाह का झुकाव भी इजराइल की ओर था। इसी दौर में ईरान और इजराइल के बीच तेल और सैन्य समझौते हुए। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और ईरान की सावाक ने 1960 से 1970 के दशक में मिलकर कई ऑपरेशंस किए। इजराइल को ईरान से तेल की आपूर्ति होती थी और बदले में इजराइल ईरान को कृषि, सैन्य और तकनीकी सहायता देता था। ईरान और इजराइल दोनों ही उस समय अरब राष्ट्रों से घिरे हुए थे, जो उन्हें शत्रु मानते थे। इसीलिए रणनीतिक रूप से दोनों एक दूसरे के सहयोगी बने रहे। लेकिन 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति ने इन रिश्तों को बदल कर रख दिया। 1979 में ईरान ने इस्लामिक क्रांति हुई और शाह की सत्ता चली गई। आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में ईरान इस्लामिक गणराज्य बना और उसने इजराइल को शैतान का प्रतिनिधि तक कहना शुरू कर दिया। इस क्रांति के बाद इजराइल के साथ ईरान ने सभी राजनयिक संबंध तोड़ दिए। इजराइल की निंदा ईरान की आधिकारिक नीति बन गई। ईरान ने फिलिस्तीन को खुला समर्थन देना भी शुरू किया। दरअसल ईरान एक शिया इस्लामिक देश है, जबकि इजराइल एक यहूदी राष्ट्र। ईरान की नजर में इजराइल न सिर्फ एक राजनीतिक दुश्मन है, बल्कि एक ऐसा देश भी है जिसे वो अपने धर्म के खिलाफ मानता है। पिछले कई सालों से ईरान गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती विद्रोहियों को समर्थन देता आ रहा है। कहीं धन, कहीं हथियार तो कहीं प्रशिक्षण के जरिए। और एक खास बात यह भी कि ये सभी संगठन इजराइल के विरोधी माने जाते हैं। जब से इजराइल आज़ाद हुआ है
ईरान इसराइल के वजूद को एक्सेप्ट नहीं करता। वो साफ तौर पे कहता है कि ये हमारी धरती थी, पैलेस्टीनियंस की धरती थी, जिसके ऊपर इसराइल का कब्जा हुआ है, और इसराइल जो है शुरू से ही एक किस्म से नाजायज़ कार्रवाई कर रहा है पैलेस्टीनियंस के खिलाफ में। अगर 2 स्टेट पॉलिसी हो गई होती, और वो साफ तौर पे ईरान कहता है कि जहाँ तक उनका ताल्लुक है वो यहूदीस को समुद्र में फेंक देना चाहते हैं और उनको कम्प्लीटली एनाइलेट करना चाहते हैं। और जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है, इसराइल कहता है कि सबसे बड़ा जो एग्जिस्टेंशियल खतरा है वो ईरान की तरफ से। ईरान ने प्रॉक्सीज खड़े किए, हमास को, हाउथीज़ को, हिजबुल्लाह को, और 4 तरफों से घेरने की कोशिश की। इसलिए ईरान जो है वो साफ तौर पे कहता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है इसराइल है, और इसराइल कहता है सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो ईरान है। इजराइल भी आतंकवाद से त्रस्त है और ईरान उसको आतंकवाद को सपोर्ट करता है। हूती हमास जो 2 आतंकवादी संगठन है, इसका मेन आका ईरान है। और जिस तरह से हमास और हूती ने इजराइल के नाक में दम कर रखा है और ईरान उनको सपोर्ट करता है, तो इजराइल की यही नीति रही है कि भाई जो आतंकवाद के आका हैं उनको किस तरह से ध्वस्त किया जाए। इजराइल खुद को चारों ओर से घिरा हुआ मानता है और अमेरिका ही उसकी सबसे बड़ी ढाल कहलाता है। और यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं वर्तमान संघर्ष ईरान और इजराइल का नहीं, बल्कि अमेरिका से प्रेरित इजराइल और ईरान का है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ईरान की विदेश नीति का केंद्र बिंदु ही इजराइल का विरोध करना है। वहीं इजराइल की सुरक्षा नीति का फोकस है ईरान से आने वाले खतरे को खत्म करना। और यह सिलसिला अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, क्योंकि अब हमला चोरी छिपे नहीं बल्कि खुलेआम दिन के उजाले में भी हो रहा है। लेकिन इस सब में अमेरिका को क्या फायदा है? पहला फायदा, ईरान की परमाणु शक्ति को कमजोर करना। अमेरिका लंबे समय से यह मानता है कि ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार बना रहा है। इस हमले से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचाकर अमेरिका ने उसके परमाणु कार्यक्रम को सालों पीछे धकेल दिया। दूसरा फायदा, मध्य पूर्व में दबदबा और नियंत्रण हासिल करना। ईरान को कमजोर करके अमेरिका ने यह संदेश दिया कि अब भी इस इलाके की सबसे बड़ी ताकत वही है। इससे अमेरिका का राजनयिक दबदबा बढ़ता है। खासकर अरब देशों, इजराइल और खाड़ी सहयोगी परिषद के बीच उनका दबदबा बढ़ता दिखता है। तीसरा फायदा है, तेल और गैस पर रणनीतिक तौर पर और पकड़ बढ़ती है। ईरान अगर ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत होता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए तेल बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। साथ ही अगर तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें बढ़ सकती है, जिससे अमेरिकी तेल कंपनियों को भारी मुनाफा भी हो सकता है। चौथा फायदा, हथियारों की बिक्री को बढ़ावा। युद्ध या तनाव की स्थिति में सऊदी अरब, इजराइल, यूएई जैसे देशों को ज्यादा हथियार चाहिए होते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। ऐसे में यह हमला अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री को आर्थिक फायदा पहुंचाएगा। अमेरिका को पांचवा फायदा यह होगा कि चीन और रूस को संदेश दिया जाएगा। यह हमला सिर्फ ईरान को ही नहीं बल्कि चीन और रूस जैसे प्रतिद्वंदियों को भी कड़ा संदेश है। और अमेरिका आज भी सैन्य रूप से एक्शन लेने में डरता नहीं, यह मैसेज क्लियर रहेगा। इस युद्ध का भारत पर क्या असर होगा, अब इस बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। इजराइल ईरान संघर्ष का भारत की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। भारत का दोनों देशों के साथ बड़ा व्यापार है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की अगर बात करें तो 24-25 में भारत ने ईरान को 1.24 अरब डॉलर के सामान का निर्यात किया और 441.9 अरब डॉलर के सामान का आयात भी किया गया। इजराइल के साथ व्यापार और भी बढ़ा है। इसमें 2.15 अरब डॉलर का निर्यात और 1.61 डॉलर का आयात शामिल है। भारत की विदेश नीति हमेशा से गुट निरपेक्षता की रही है। इस संघर्ष के बीच भारत की सबसे बड़ी चिंता ऊर्जा भी है। भारत के कच्चे तेल का लगभग 2/3 और एलएनजी आयात का आधा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज यानी हॉर्म्यूज जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है। हॉर्म्यूज जल डमरू मध्य के एक संकरी समुद्री पट्टी या फिर कहें पानी का रास्ता है
जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। इसे अब ईरान में खतरा बताया जाता है। ईरान इसे बंद करने की धमकी दे रहा है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 80% से ज्यादा आयात इसी रास्ते से करता है। ऐसे में यहां किसी भी तरह की रुकावट से तेल की कीमतें, शिपिंग लागत और बीमा प्रीमियम में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। बड़े सारे देश हैं दुनिया के, वो सब घबराए हुए हैं। ऑयल प्राइसेस और गैस प्राइसेस बढ़ जाएंगी। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देते हैं तो गैस प्राइसेस और ऑयल प्राइसेस दुगनी हो सकती हैं। साथ ही साथ जो है मार्केट स्टम्बल होनी शुरू हो गई है, इकोनॉमी बैठ जाएगी, इन्फ्लेशन दुनिया में बढ़ जाएगा। फिर हिंदुस्तान का बहुत बड़ा डायस्पोरा है मिडल ईस्ट में, जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस हिंदुस्तान को भेजता है, इसमें भी खतरा है। जहाँ तक हिंदुस्तान का और ताल्लुक है, हिंदुस्तान के दोस्ताना रिश्ते हैं, जहाँ तक इकोनॉमी का ताल्लुक है ईरान के साथ में, और मिलिट्री रिलेशन बड़े आउटस्टैंडिंग है इसराइल के साथ में। तो हिंदुस्तान के लिए दुविधा है, क्योंकि हिंदुस्तान ना तो इसराइल का पक्ष ले सकता है, ना ईरान का पक्ष ले सकता है। अगर जो एस्केलेशन बढ़ती है और ये लड़ाई लंबी चढ़ती है तो इससे जो तेल एनर्जी क्राइसिस है दुनिया के अंदर वो बढ़ने वाली है। तेल और गैस दोनों की कीमतें काफ़ी बढ़ चुकी हैं और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जो कि ऑलमोस्ट अनबेरेबल हो जाएंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एस्केलेशन जल्द से जल्द रुकनी चाहिए। तो चलिए बात करेंगे ईरान और इजराइल की सैन्य शक्ति की। इस युद्ध से पहले तक ईरान के पास करीब 6.1 लाख एक्टिव सैनिक संख्या की जानकारी थी, जिसमें 3.5 लाख रिजर्व सैनिक भी शामिल थे, यानी कुल 11 लाख सुरक्षा बल। इसके अलावा ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, अगर इनकी बात करें तो इनके पास 1.5 लाख जवान हैं। वहीं इजराइल के पास 1.7 लाख एक्टिव सैनिक और 4.65 लाख रिजर्व सैनिक तैयार है, यानी कुल 6.35 लाख सैन्य बल इजराइल के पास भी है। इजराइल की वायुसेना की बात करें तो इजराइल के पास 612 विमान हैं, जिनमें 240 लड़ाकू जेट्स, F-35 जैसे एडवांस जेट्स और 48 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने में माहिर कहा जाता है। ईरान के पास 551 विमान हैं, जिनमें 186 लड़ाकू जेट्स और 13 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर पुराने मॉडल है। ईरान ड्रोन हमला और रॉकेट्स पर ज्यादा भरोसा करता है। टेक्नोलॉजी और रणनीति में इजराइल की हवाई ताकत कहीं आगे है। समंदर में ताकत की बात करें तो ईरान की नौसेना में 107 जहाज हैं, जिसमें 25 सबमरीन शामिल है, जबकि इजराइल के पास 62 जहाज हैं, जिनमें 5 सबमरीन है। ईरान का रक्षा बजट करीब $15 बिलियन है, यानी उनकी जीडीपी का 2.5%। वहीं इजराइल का रक्षा बजट $30 बिलियन है, उनकी जीडीपी का 5.8%। इजराइल के पास आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल सिस्टम जैसे हाईटेक डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इजराइल परमाणु हथियारों से संपन्न है। उनके पास 90 और इससे भी ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड होने की बात सामने आती है। ईरान की ताकत उसकी मिसाइल और शाहिद ड्रोन फ्लीट है। ईरान की मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर तक की बताई जाती है, लेकिन इजराइल के डिफेंस सिस्टम के सामने यह कमजोर पड़ जाती है। बजट और टेक्नोलॉजी में इजराइल कहीं आगे। इजराइल और ईरान के बीच का यह संघर्ष कहीं न्यूक्लियर वॉर का रूप न ले ले, डर इसी बात का है, क्योंकि यह टकराव अब सिर्फ 2 देशों की दुश्मनी तक सीमित नहीं रहा है। यह पूरे मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी और ग्लोबल पीस के लिए भी बेहद खतरा बना हुआ है। जहां एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश यानी इजराइल की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हैं, तो वहीं अली खामनेई इसे एक धार्मिक लड़ाई के रूप में देखते हैं। इतिहास गवाह है कि युद्धों ने सिर्फ दर्द दिए हैं, समाधान नहीं। लेकिन विडंबना यही है कि आज की कूटनीति भी युद्ध की वकालत करती है। बहरहाल इनसाइड आउट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।